नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हम क्लास 9 के सभी पोयम का सभी सेंट्रल आइडिया बारी बारी से बताएंगे और उसकी हिंदी भी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो बने रहे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। पहले पोयम का सेंट्रल आइडिया है द रोड नॉट टेकन। दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट टी फ्रॉस्ट। द पोयम डील्स विथ द difficult situations that every human being faces in his life. It talks about the choice that a person makes in his life. The consequences of such choices are sometimes wrong and we have to repent, but once an election is made, it cannot be reversed. Decisions are like steps that lift us up. Thus, whatever direction our life takes determines the choices we make. आइए दोस्तों इस पोयम द रोड नॉट टेकन की हिंदी देखते हैं। यह कविता सर रॉबर्ट टी फ्रॉस्ट द्वारा रची गई है। यह कविता उन कठिन परिस्थितियों से संबंधित है जिनका सामना प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में करता है। यह उस चयन के बारे में बात करता है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है। ऐसे चयन के परिणाम कभी कभी गलत होते हैं और हमें पछताना पड़ता है, लेकिन एक बार चुनाव हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। निर्णय उन कदमों की तरह होते हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन जो भी दिशा लेता है वह हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के चुनाव से निर्धारित होता है। अगले सेंट्रल आइडिया का नाम है विंड। इसे देखते हैं। द पोयम विंड इज कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। इन दिस पोयम द विंड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस द चैलेंजेस। द पोएट हैड एडवाइज्ड अस टू बी स्ट्रांग इन माइंड एंड बॉडी। द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रांग। हियर विंड रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस that we all face and go through in our lives. We should face our challenges bravely with courage. We have to be strong when there are difficulties in life so that we can face them boldly. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया विंड की हिंदी देखते हैं। यह कविता विंड सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचा गया है। इस कविता में हवा हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। लेखक ने हमें तन और मन से मजबूत रहने की सलाह दी है। जब हम मजबूत होंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। यहाँ हवा उन कठिनाइयों और चुनौतियों को दर्शाती है जिनका हम सभी अपने जीवन में सामना करते हैं और उनसे गुजरते हैं। हमें अपने चुनौतियों का बहादुरी और साहस के साथ सामना करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आने पर हमें मजबूत बनना होगा ताकि हम उनका डट कर सामना कर सकें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है द रेन ऑन द रूफ। द पोयम द रेन ऑन द रूफ इज कंपोज्ड बाय कोर्ट स्किनी। इन दिस पोयम द पोएट हैज पोर्ट्रेड द सीन ऑफ रेन इन अ डिफरेंट वे। ही हैज डिस्क्राइब्ड द रेन विथ सैड थॉट्स। When it was raining, the poet had nothing to do. He could hear the rain on the roof. The sound of the rain was refreshing her old memories. It reminded of his mother. Clouds, darkness, and rain took the poet to the dream where he is refreshing his mother's love. In this poem, the poet is refreshing the memories associated with his mother. So we can say that here the poet has tried to express his mother's love through poetry. आइए दोस्तों द रेन ऑन द रूफ की हिंदी अनुवाद देखते हैं। द रेन ऑन द रूफ कविता कोर्ट स्किनी द्वारा रचा गया है। इस कविता में कवि बारिश के दृश्य को अलग तरह से चित्रित किया है। उन्होंने उदास मन से बारिश का वर्णन किया है। जब बारिश हो रही थी कवि के पास करने को कुछ भी काम नहीं था। वह छत पर बारिश की आवाज सुनता है। बारिश की आवाज उसकी पुरानी यादों को ताजा कर रही थी।
उसने उन्हें अपनी माँ की याद दिला दी। बादल, अंधेरा और बारिश कवि को उस सपने में ले गया जहां वह अपनी माँ के प्यार को याद कर रहा है। इस कविता में कवि अपनी माँ से जुड़े यादों को ताजा कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ कवि ने अपनी माँ के प्रेम को काव्य के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। ध्यान से देखिए, दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय विलियम बटलर इट्स। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री is that nature is the healer of the soul. It brings us peace, prosperity, beauty, love and compassion. On the other hand, city life is full of hustle and bustle, rudeness, ugliness and deceit. Here people are trying to push each other back because of greed. They do not even know the real purpose of life. That's why the poet is repeatedly asking to go to the Innisfree because being alone in nature is better than urban life. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री का हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस कविता की रचना विलियम बटलर इट्स ने की है। द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री कविता का केंद्रीय विचार यह है कि प्रकृति हमारे आत्मा के घाव को मरहम लगाने वाली है। यह हमारे लिए शांति, समृद्धि, सौंदर्य, प्रेम और करुणा लाता है। दूसरी ओर शहरी जीवन उद्यम और हलचल, अशिष्टता, कुरूपता और छल कपट से भरा हुआ है। यहाँ लोग लालच के कारण एक दूसरे को पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भी नहीं जानते। इसलिए कवि बार बार इनिसफ्री जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में एकांत रहना शहरी जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ध्यान से देखिए, द पोएट अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए फोक टेल दैट इज पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन नॉर्थलैंड थ्रू स्टोरी। The story is between Saint Peter and the little woman who was punished for her selfishness. Poetry teaches us not to be greedy, but to be kind, and that we should have the qualities of kindness and sympathy. People who do not have mercy and compassion for others are not worthy of love. Also, one should not be greedy in craving for more material comforts in life. We are all children of God, so we should love every other creature on earth. आइए दोस्तों अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। कविता अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक लोक कथा है जिसे कहानी के माध्यम से नॉर्थलैंड में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। यह कहानी सेंट पीटर और उस छोटी महिला के बीच है जिसे उसके स्वार्थ के लिए दंडित किया गया था। कविता हमें लालची नहीं बल्कि दयालु होना सिखाती है और यह कि हमें दया और सहानुभूति के गुण होने चाहिए। जिन लोगों में दूसरों के प्रति दया और करुणा नहीं है वे प्रेम के योग्य नहीं होते। साथ ही जीवन में अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा में लालची नहीं होना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें पृथ्वी के सभी प्राणी से प्रेम करना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है नो मेन आर फॉरेन। ध्यान से देखिए, दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय जेम्स किर्कअप। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम नो मेन आर फॉरेन इज दैट वी ह्यूमंस ऑन द अर्थ आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वी शेयर द सेम लैंड, ईट फूड, breathe air, take sunshine, drink water, have good feelings, hate war, and love peace. Therefore, we should not discriminate against each other on the basis of nationality. This hypernationalism is the root cause of hatred, ignorance, which leads to war and destruction. We should never pay attention to those who tell us to hate others. Instead, we should believe in universal
ब्रदरहुड एंड लव। आइए दोस्तों, नो मैन आर फॉरेन का हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस कविता की रचना जेम्स किर्कप जी ने की है। नो मैन आर फॉरेन कविता का केंद्रीय विचार यह है कि हम मनुष्य पृथ्वी पर एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम एक ही भूमि शेयर करते हैं, एक ही भूमि में खाना खाते हैं, हवा में सांस लेते हैं, धूप लेते हैं, पानी पीते हैं और अच्छी भावना रखते हैं, युद्ध से नफरत करते हैं और शांति से प्रेम करते हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीयता के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह अति राष्ट्रवाद घृणा अज्ञानता का मूल कारण है जो युद्ध और विनाश की ओर ले जाता है। हमें उन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमें दूसरों से नफरत करने के लिए कहते हैं। इसके बजाय हमें सार्वभौमिक भाईचारे और प्रेम में विश्वास करना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है द डक एंड द कंगारू। ध्यान देखिए, दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय एडवर्ड लीयर। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द डक एंड द कंगारू is the duck requests the kangaroo to travel the beautiful world by allowing him to ride on his back. Kangaroo accepts his wish because of his sweetness and politeness. Then the kangaroo tells the duck about its wet and cold feet. On this, the duck brings 4 pairs of wool socks and a coat to cover himself. Furthermore, she assures kangaroo that she will smoke a cigar too. Thus, the kangaroo that let him ride on his tail, and they went for an easy journey around the world. आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस सेंट्रल आइडिया द डक एंड द कंगारू की हिंदी देख लेते हैं। इस कविता की रचना एडवर्ड लीयर ने की है। कविता द डक एंड द कंगारू का केंद्रीय विचार यह है कि बत्तख कंगारू से प्रार्थना करता है कि इस सुंदर दुनिया की यात्रा करने के लिए अपनी पीठ पर सवारी करने की अनुमति दे। कंगारू उसकी मधुरता और नम्रता के कारण उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेता है। तब कंगारू बत्तख को उसके गीले और ठंडे पैरों के बारे में बताता है। इस पर बत्तख 4 जोड़ी ऊनी मोजे और एक लबादा खुद को ढकने के लिए लाती है। इसके अलावा वह कंगारू को विश्वास दिलाती है कि वह एक सिगार भी पिएगी। इस प्रकार कंगारू ने उसे अपनी पूंछ पर सवार होने दिया और वे पूरी दुनिया में एक आसान यात्रा के लिए चले गए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेंट्रल आइडिया है ऑन किलिंग अ ट्री। ध्यान से देखिए, दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय गिव पटेल। द पोयम ऑन किलिंग ए ट्री फोकस entirely on the killing of a tree. The poet says that the tree grows slowly by consuming the nutrients of the earth and absorbing sunlight, wind and water. It does not trouble human beings, but when a man bites and kills him in his greed, he silently bears his pain. After repairing itself naturally, it new leaves sprout again and it returns to former shape. When a man wants to satisfy his excessive greed, he uproots it from the root. Truly man is a great killer. This idea presented ironically in the poem. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया ऑन ए किलिंग ट्री का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इस कविता की रचना गिव पटेल ने की है। ऑन किलिंग ए ट्री कविता पूरी तरह से एक पेड़ की हत्या पर केंद्रित है। कवि कहता है कि पेड़ पृथ्वी के पोषक तत्वों को खाकर और धूप, हवा और पानी को अवशोषित करके धीरे धीरे बढ़ता है। यह मनुष्यों को परेशान नहीं करता बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। लेकिन जब मनुष्य लालच में उसे काटता और मारता है तो वह चुपचाप उनका दर्द सह लेता है। स्वाभाविक रूप से खुद को ठीक करने के बाद उसके नए पत्ते फिर से उगाते हैं और वह अपने पूर्व आकार में लौट आता है।
मनुष्य जब अपने अत्यधिक लोभ को तृप्त करना चाहता है तो उसे जड़ से उखाड़ देता है। वास्तव में मनुष्य एक महान हत्यारा है। इस विचार को कविता में विडंबनापूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस सेंट्रल आइडिया को भी। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय W.E. रोस। इन द पोयम द स्नेक ट्राइंग द पोएट ट्राइज टू से दैट all snakes are not poisonous. Some of them are quite harmless. It is foolish to kill a snake as soon as we see it. Even if a snake is poisonous, it will do us no harm if it doesn't see any danger from us. A snake always bites in self-protection only. Otherwise, it is as harmless as any other creature. But sadly, human beings always try to kill a snake as soon as they see it. आइए दोस्तों इस सेंट्रल आइडिया द स्नेक ट्राइंग का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। यह कविता W.E. रोस द्वारा रचा गया है। द स्नेक ट्राइंग कविता में कवि यह कहने की कोशिश करता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, उनमें से ज्यादातर हानि रहित होते हैं। सांप को देखते ही मारना मूर्खता है, बेवकूफी है। अगर सांप जहरीला भी हो तो भी हमें कोई खतरा नहीं होगा अगर उसे हमसे कोई खतरा नहीं दिखता है। सांप हमेशा आत्मरक्षा में ही काटता है, अन्यथा यह किसी भी अन्य प्राणी की तरह हानि रहित है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान हमेशा सांप को देखते ही उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।